ये सबसे पहले आपको बताते हैं कि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के 10वीं और 12वीं के परिणाम आज सुबह 11 बजे घोषित किए जाने हैं। इस पर जानकारी लीजिए। अभिभावक और बच्चे दोनों के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत शिक्षा निदेशालय में मौजूद रहने जा रहे हैं। बोर्ड का जो रिजल्ट है वो www.ubsc.uk.go.in पर आप देख सकते हैं। उत्तराखंड बोर्ड के 2,16,000 छात्रों ने परीक्षा दी थी और इस बार 10वीं में करीब 1,10,000, वहीं 12वीं में 1,06,000 स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी है। सबको बेसब्री से अपने रिजल्ट को जानने का जो इंतजार है, तो आपको जानकारी दे देते हैं। 2 वेबसाइट्स आपको बता देते हैं जिस पर आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। www.uk.go.in पर आप अपना रिजल्ट चेक करिए। www.ubsc.uk.go.in पर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो ये आज की बड़ी खबर है, क्योंकि कई बच्चे, कई विद्यार्थी, ना सिर्फ विद्यार्थी बल्कि उनके अभिभावक, माता पिता भी बच्चों के रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सुबह 11 बजे रिजल्ट जो है वो घोषित कर दिया जाना है। 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स जो हुए हैं उसमें आज सुबह 11 बजे ये रिजल्ट घोषित होगा। और इस कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी शिक्षा निदेशालय में मौजूद रहने जा रहे हैं। और ये आपको बताते हैं कि उत्तराखंड बोर्ड के आज जारी होने वाले रिजल्ट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी स्टूडेंट्स को रिजल्ट के लिए शुभकामनाएं दे दी हैं। हाई स्कूल और इंटर के सभी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी छात्रों को, छात्राओं को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उनका रिजल्ट आएगा, उनके उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा। आगे चलकर विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे और सबका उज्जवल भविष्य हो, सब आगे बढ़ें और प्रदेश और देश में और दुनिया में जाकर राज्य का और देश का नाम रोशन करें। भारती सकलानी और जानकारी देंगी, फोन लाइन पर मौजूद हैं। भारती सकलानी, आज सिर्फ स्टूडेंट्स जो 10th 12th के एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए ही नहीं बल्कि उनके अभिभावकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 11 बजे रिजल्ट घोषित किया जाना है। कार्यक्रम को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए, 2 जगह से रिजल्ट जारी होगा। एक सबसे पहले रामनगर में जो उत्तराखंड बोर्ड है वहां से सबसे पहले रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया जाता है और उसके बाद देहरादून में शिक्षा मंत्री शिक्षा निदेशालय में मौजूद रहने वाले हैं। सिर्फ 5-6 मिनट का फर्क रहता है और रिजल्ट जारी हो जाता है, लेकिन ठीक 11 बजे वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा रिजल्ट। और उसके लिए वेबसाइट की डिटेल्स, कंचन अभी आपने दर्शकों को बताई है, स्टूडेंट्स को बताई है और इंतजार जाहिर तौर पर सबको ही रहता है। हमें भी अपने दिन याद आते हैं जब बोर्ड के रिजल्ट आते थे तो किस तरह से धुकधुकी लगी रहती थी। और आज वही दिन है उन बच्चों के लिए जिन्होंने साल भर कड़ी मेहनत की और अब बस थोड़ी ही देर में उनका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। ये आज की बड़ी खबर, बच्चों का रिजल्ट 10th 12th का रिजल्ट आज सुबह 11 बजे घोषित किया जाना है, जिसको लेकर कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शिक्षा मंत्री भी कार्यक्रम में मौजूद रहने जा रहे हैं। भारती सकलानी, शुक्रिया आपका। उधर चमोली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर देर शाम आंधी और तूफान की वजह से बेरी घाटी के पास में गहरी खाई में कार गिर गई। कार में सवार 5 लोग, सभी की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कार सवार जो लोग थे वो शादी समारोह से घर लौट रहे थे और दशौली ब्लॉक में हरमनी गांव की ओर जा रहे थे। चमोली कार हादसे पर मुख्यमंत्री धामी ने भी दुख जताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट करके हादसे पर दुख व्यक्त किया। आज तेज बारिश और आंधी के चलते गाड़ी निजमुला घाटी में खाई में गिरी थी, जिसमें 5 लोग सवार थे और एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था रेवेन्यू, पुलिस और एसडीआरएफ की टीम से। तो अभी 5 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। हरिद्वार से खबर, जहां के सिंहद्वार चौक के पास में बारात की बस और कार में जबरदस्त टक्कर हो गई। बस सिंहद्वार फ्लाईओवर पार करके शिव मूर्ति की ओर जा रही थी, तभी सामने से आ रही कार से बस की टक्कर हुई है। 4 लोगों की घायल होने की जानकारी मिल रही है। गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। एक्सीडेंट के बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। दोनों पक्षों में विवाद भी होने लगा। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची। दोनों पक्षों को ज्वालापुर कोतवाली लेकर पहुंची है पुलिस। आगे कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उधर हरिद्वार में एक महिला की अजीबोगरीब करतूत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें महिला बीच हाईवे पर खड़े होकर वहां से गुजर रही गाड़ियों को सामने से रोक रही है। लाल कलर का आप देख सकते हैं महिला ने सूट पहना हुआ है।
पहले महिला कार के बाद एक जो गाड़ियां वहां से गुजर रही हैं उनको रोकती हुई नजर आ रही है। अचानक से गाड़ियों के रुकने से कुछ गाड़ियां आपस में टकरा भी गई हैं। बताया जा रहा है कि महिला नशे की हालत में और इसलिए अजीबोगरीब हरकत कर रही थी। हरिद्वार देहरादून हाईवे पर पंतदीप पार्किंग के पास ये ड्रामा काफी देर तक चलता रहा। महिला इतनी आक्रामक नजर आ रही थी कि किसी ने भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। थोड़ी देर के बाद महिला एक स्कूटी पर बैठकर निकल गई और वहां पर लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई क्योंकि महिला ने एक के बाद एक कई गाड़ियों को रोकने का इशारा किया और इसी चक्कर में कई गाड़ियां आपस में भिड़ भी गई। बढ़ते हैं आगे, विकासनगर की खबर आपको बताते हैं जहां पर एक युवक का कार की खिड़की पर स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखेंगे आप उसी वीडियो को जिसमें आपको हम साफ दिखाते हैं ये कार जिसमें युवक सवार और उन्होंने कार की खिड़की से बाहर निकल के स्टंटबाजी की है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसके ऊपर एक्शन लिया गया और एक्शन को लेते हुए न सिर्फ युवकों को भी हिरासत में लिया गया बल्कि कार को भी सीज कर दिया गया। और आइए बात करते हैं प्रदेश के मौसम की। उत्तराखंड में मौसम को लेकर एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जिसमें आज मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश भर में तेज बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। देहरादून, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग में बारिश होगी। वहीं मैदानी जिलों में तेज आंधी की भी चेतावनी मौसम विज्ञान की तरफ से जारी कर दी गई है। उत्तराखंड में मौसम विभाग के अलर्ट का असर कुछ इलाकों में मिल रहा है देखने को। यहां पर चमोली में कल देर शाम तक तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई और ओले भी गिरे हैं। गर्मी से लोगों को राहत मिली है लेकिन ओले गिरने से फसलों को नुकसान हुआ है। सेब, आड़ू, खुमानी इनकी फसलों पर ओले गिरने से नुकसान हुआ है। उधर हल्द्वानी में गोला नदी के किनारे जबरदस्त अतिक्रमण हुआ क्योंकि गर्मी के कारण नदी सूखी हुई है, लिहाजा अतिक्रमणकारियों ने नदी के एक किनारे पर जमकर कब्जा कर लिया, कच्चे स्ट्रक्चर्स खड़े कर दिए। प्रशासन ने इन्हें हटाने के लिए एक हफ्ते पहले नोटिस भी इनको दिया था, वक्त दिया गया जिसके बाद मियाद शनिवार को खत्म हुई है। लिहाजा अतिक्रमण और प्रशासन का डंडा अब चल सकता है, जो जानकारी मिली है। और अब जानिए कि न्यूज 18 की खबर के बाद नैनीताल में ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। बड़ा असर न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। आरटीओ विभाग ने शहर में चल रहे अवैध टैक्सियों पर कार्रवाई की। 25 से 30 टैक्सी चालकों का 5 से 7 हजार तक का चालान किया। सभी गाड़ियों को जो कि नैनीताल में प्रतिबंधित हैं या फिर बाहरी जिलों की हैं, नैनीताल टोल टैक्स के पास में पालिका से हासिल किया जा रहा है। आरटीओ विभाग ने इन सभी गाड़ियों को नैनीताल के 12 पत्थर पंगूट रोड के साथ अन्य सड़कों पर पकड़ा। सभी गाड़ियों को शहर से बाहर शिफ्ट करने की हिदायत दी गई क्योंकि उनका परमिट नैनीताल का नहीं है। हम आपको जानकारी दे देते हैं कि हमने ये खबर दिखाई, न्यूज 18 ने प्रमुखता के साथ ये खबर दिखाई। नैनीताल में बाहरी जिलों के टैक्सी चालकों के द्वारा पालिका के पास बनाए जाने की खबर को हमने प्रमुखता के साथ दिखाया, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस। ठीक है, मैंने गाड़ी खरीदी 2019 में, परमिट लिया मैंने अपनी गाड़ी का 2011 का, 10-30 नंबर थी, समझिए मेरे पास गाड़ी का, उसका परमिट मैंने इस पे लगाया अंदर, क्योंकि मुझे आने जाने की दिक्कत होती है। साथ साथ कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो बाहर की हैं, जैसे UK01 हो, UK02 हो, UK05 हो। हल्द्वानी नैनीताल शहर से बाहर की गाड़ियां जो पुरानी गाड़ियां हैं, 2017 से भी पुरानी गाड़ियां हैं, लेकिन जो है उन्होंने अपने नाम पे करके नैनीताल शहर पे चला रहे हैं वो गाड़ियाँ। उनके पास वो भी अलाउ नहीं है यहाँ पे जनरली, तो उनके लिए भी यहाँ पे शहर से बाहर वो चलें, अंदर वो अलाउ नहीं है, तो उनके लिए ही मेनली अभियान था। देहरादून से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर चारधाम यात्रा के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन यानी कि 28 अप्रैल से शुरू होने जा रहे हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, हबरपुर, विकासनगर में होगा ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। धर्मशाला, आश्रम में जत्थों और ग्रुप के रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। चारधाम के लिए अब तक 18 लाख ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। अब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। उधर देहरादून से एक बड़ी खबर और, जहां पर आज से अग्नि सेवा सप्ताह की शुरुआत होने जा रही है, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री धामी करेंगे। पुलिस लाइन देहरादून में इसको लेकर कार्यक्रम होगा।
लापरवाह ऑफिसर्स के साथ साथ सालों से डेपुटेशन पर दूसरे विभागों में जमा हो रखे ऑफिसर्स के खिलाफ सीएम धामी का एक्शन शुरू हो गया है। शुरुआत पीएमजीएसवाई से हुई है। यहां पर मुआवजा वितरण से लेकर सड़क से जुड़े हुए अन्य कामों में लापरवाही बरतने पर कुमाऊं रीजन के चीफ इंजीनियर एसएन सिंह के साथ 6 इंजीनियर पर गाज गिरी। सीएम धामी के निर्देश पर एक्शन हुआ। एसएन सिंह का डेपुटेशन खत्म, उनको उनके मूल विभाग सिंचाई विभाग में वापस भेज दिया गया था। सड़क से ही जुड़े हुए एक अन्य केस में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मीना भट्ट, असिस्टेंट इंजीनियर संजय तिवारी को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सीएम धामी ने पिछले दिनों प्रदेश की 14 सड़कों और एक नगर पंचायत का नाम बदलने का निर्णय लिया, जिसके बाद कुछ नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगमों के अध्यक्षों ने भी नाम बदलने शुरू कर दिए। लेकिन अब नाम बदलने की ताकत सरकार ने अपने हाथ में ले ली है। रिपोर्ट देखिए। सीएम धामी ने पिछले दिनों कुछ सार्वजनिक जगहों के नाम क्या बदले, नगर निकायों के मुखियाओं की इच्छाओं को जैसे पंख लग गए। इन्होंने अपनी बोर्ड बैठक में नाम परिवर्तन का प्रस्ताव पास कर नए नामकरणों की झड़ी सी लगा दी। सड़कों और चौक चौराहों का नया नाम रखने का सिलसिला सा शुरू हो गया। ऐसे में शासन ने इस प्रक्रिया पर अब रोक लगा दी है। शासन की अनुमति से ही अब नए नामकरण करने का आदेश हुआ है। हालांकि निकायों के मुखिया कह रहे हैं कि उन्हें अभी तक कोई आदेश नहीं मिला है और इस पर सरकार के सामने वे अपना पक्ष रखेंगे। अब ये सरकार के लोग बता पाएंगे, जिन जो ऑर्डर दे रहे हैं वो बता पाएंगे, जो आदेश दे रहे हैं वो बता पाएंगे। अब इस बारे में मैं क्या कहूँगा। मैं तो केवल हल्द्वानी के जनसेवक के रूप में, हल्द्वानी के सेवक के रूप में मुझे हल्द्वानी की जनता ने मेयर चुना है। मेरा केवल एक उद्देश्य है कि मैं जिस शहर ने मुझे चुना है, जिस शहर ने मुझे मेयर बनाया, मैं उसकी सेवा करूँ। और आगे भी जारी रहेगा नाम परिवर्तन? निश्चित रूप से आगे भी जारी रहेगा। हम सरकार से भी बात करेंगे। हमारी सरकार भी अपनी, हम सब सरकार के लोग हैं। दरअसल इस निर्णय के पीछे एक बड़ी वजह है। 11 नगर निगमों में से भले ही 10 पर बीजेपी का कब्जा हो, लेकिन नगर पंचायतों और पालिकाओं के चेयरमैन पद पर निर्दलीय और दूसरे दलों के नेताओं का दबदबा है। लिहाजा उन्हें सरकार का ये फैसला रास नहीं आ रहा और वे इसे अपने कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप मान रहे हैं। सरकार से कहना चाहता हूं कि कोई भी निकाय, राज्य के अंदर कोई भी निकाय, वो एक स्वतंत्र बॉडी है और उसके अंदर जो भी नाम परिवर्तन होने या इस प्रकार के जो भी काम होने हैं, उसकी समझ शक्तियां उस निकाय के बोर्ड के अंदर निहित है। यदि सरकार इस प्रकार से निकायों के अंदर अपना हस्तक्षेप करेगी तो हम लोग उसका विरोध करेंगे। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि अपना ये जो फैसला है इसको वापस लें। जाहिर है गली मोहल्लों का नाम रखना हो या अपनी मालिकाना वाली सड़कों के नाम बदलने हो, ये काम नगर निगम, पालिका और पंचायतों का ही है। लेकिन सरकार ये काम भी अब अपनी पसंद से करना चाहती है। लिहाजा इन निकायों के मुखिया इसके खिलाफ भी नजर आ रहे हैं। देहरादून से दीपांकर भट्ट के साथ हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बीजेपी अब खुले तौर पर मुसलमानों के बीच जाने वाली है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं वक्फ बिल से जुड़ा हुआ। पिछले 12 साल का वक्फ का लेखा जोखा मुसलमानों के सामने रखा जाने वाला है। इसको लेकर तैयारी की गई है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी के मुसलमान कार्यकर्ता ही पार्टी लाइन में ये काम करने जा रहे हैं। देहरादून में बीजेपी ने इसे लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। सीएम धामी का यहां पर मुस्लिम महिलाओं ने जोरदार स्वागत किया। सीएम धामी ने यहां पर सख्त संदेश दिया कि वक्फ बोर्ड के चलते गरीब मुसलमानों को फायदा नहीं मिला और अब ये आगे नहीं चलेगा। अब पूरे राज्य में बीजेपी के वर्कर जाएंगे। वक्फ बोर्ड की 39 लाख एकड़ जमीन का फायदा गरीब मुसलमानों को मिलने की बात समझाएंगे। सीएम धामी ने कहा है कि देश की जमीन अब मुस्लिम महिलाओं के काम आएगी। सुनिए क्या कुछ कहना है। किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं, लगातार संपत्तियों को केवल वक्फ के नाम पर जो कब्जा किया जा रहा था, इस ऐतिहासिक कानून के आने से उन पर लगाम लगेगी और एक एक इंच जो जमीन है उस जमीन का सदुपयोग होगा। जो तुष्टीकरण के कारण से, तमाम संशोधनों के कारण से 2 बार देश के अंदर जो संशोधन हुए, उससे असीमित मात्रा में, असीमित संख्या में जमीनें एकत्र हो गई और 2013 तक 18 लाख एकड़ भूमि जो वक्फ के पास होती थी वो 12 सालों में, यानी कि
2013 से 2025 के बीच 39 लाख एकड़ हो गई। नए वक्फ कानून के तहत बोर्ड में हिंदू सदस्यों को शामिल किए जाने पर मुस्लिम संगठन और राजनीतिक दल आपत्ति जता रहे हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार के साधु संत भी इसको लेकर अपनी राय रख रहे हैं। मैं जहाँ तक देखता हूँ मेरी दृष्टि से ये उचित नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की अगर मांग सरकार करती है तो कल वो लोग मांग करेंगे हिंदुओं की ट्रस्ट में मुसलमानों को होना चाहिए, फिर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में मुसलमान और के अलावा दूसरे ईसाइयों को भी होना चाहिए, फिर ईसाइयों की जो कम्युनिटी है वो भी कहेगी, तो ये कहीं न कहीं विवाद का विषय बनेगा। इससे सरकार को बचना चाहिए। ये ऐतिहासिक निर्णय है, इससे जो मुस्लिम समुदाय है उसको लाभ मिलेगा। इससे जो गलत तरीके से ज़मीनों को हथियाई गई थी उस पर एक बहुत अच्छा कदम इस पे आने वाला है और इसका फ़ायदा पूरा मुस्लिम समाज को मिलेगा। सरकार का जो ऐतिहासिक कदम है वो मुस्लिमों के लिए है, उसमें मुस्लिम समुदाय को ही लाभ मिलेगा और हम इस सरकार के इस निर्णय की प्रशंसा करते हैं। विरोध नहीं करना चाहिए, सदा हर एक चीज़ को जो है सकारात्मक भाव से लेना चाहिए। उनके हित में वो कदम बढ़ाया जा रहा है सरकार के द्वारा। तीर्थों का राजा है, जब हमारे वहाँ मेला प्रभारी आजम खान हो सकते हैं तो वक्फ बोर्ड में 2 हिंदुओं के रहने से कौन सी दिक्कत आ रही है। मैं कहना चाहूँगा कि ये राजनीति छोड़कर जो सरकार काम करे बहुत अच्छा काम कर रही है और वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, जितने ये ठेकेदार बने हुए सब ने कब्जाई हुई है, ये लोग परेशान है। वक्फ बोर्ड एक्ट को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। वहीं अब मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने सवाल उठा दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बीजेपी को वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की चिंता हो रही है, उसी तरह से बद्री केदार मंदिर समिति की संपत्ति की कई जमीनों पर अवैध कब्जों पर क्यों बुलडोजर नहीं चलाया जाता। इसी तरह से देहरादून, रामनगर, लखनऊ के साथ देश के कई हिस्सों में मंदिर की जमीनें हैं, उन्हें क्यों नहीं कब्जा मुक्त कराया जा रहा। वक्फ की संपत्ति की चिंता अगर भारत सरकार कर रही है तो मैं उम्मीद करता हूं कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की संपत्तियों पर जो सरकारी जो संपत्तियां हैं उस पर जो अवैध कब्जा है उस पर भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ध्यान दे। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। ये बड़ी खबर जहां पर देवबंद रुड़की नई रेलवे लाइन परियोजना की 29 किलोमीटर लंबाई को रेल संरक्षा आयुक्त CRS की मंजूरी मिल गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस खंड पर हाल ही में 122 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफल स्पीड ट्रायल किया गया है। अब इस नई लाइन के चालू होने से दिल्ली और देहरादून के बीच रेलवे की दूरी लगभग 40 किलोमीटर कम हो जाएगी, जिससे यात्रा समय में कमी आएगी और आसानी होगी। चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अब अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। आपको एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि हरिद्वार जिले के शहर और देहात क्षेत्रों में 700 से ज्यादा CCTV कैमरे लगाए गए हैं, ताकि यातायात व्यवस्था से लेकर आपराधिक घटनाओं पर पुलिस की पैनी नजर रह सके। लेकिन कई जगहों पर CCTV कैमरे काम नहीं कर रहे हैं, जिससे पुलिस प्रशासन को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि जो कैमरे खराब हैं उन्हें जल्द ठीक किया जाएगा। 700 से ऊपर ऐसे स्थान हैं जिनको हम लोगों के द्वारा कवरेज में लिया गया है, जिसमें सिटी क्षेत्र में करीब 300 से 350 स्थान है, बाकी देहात क्षेत्र में किया गया है। हालांकि इसमें CCTV का जो कवरेज है और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। उसके लिए हम लोगों के द्वारा जो हमारा डायरेक्टरेट है उसको संदर्भित किया गया है। मुझे उम्मीद है कि CCTV का कवरेज लगातार हम लोग इसको बढ़ाने में कामयाब रहेंगे और जल्दी ही इसके परिणाम भी आगे सामने आएंगे। चारधाम यात्रा को अब देखिए शुरू होने में बहुत कम समय रह गया है। चारधाम यात्रा का आगाज होने के लिए तैयारियां भी पूरी की जा रही हैं। हरिद्वार से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर चंडीघाट पर बन रहा फ्लाईओवर इस बार चारधाम यात्रा से पहले शुरू नहीं हो सकेगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि इस बार की यात्रा सीजन में इस रूट के यात्रियों को जैम की समस्या से जूझना पड़ेगा, जिसको लेकर ये फ्लाईओवर तैयार किया जा रहा था, लेकिन पूरा इस पर काम अब तक नहीं हो पाया है। इसीलिए यातायात व्यवस्था थोड़ी सी बिगड़ सकती है। इस इलाके से चारधाम यात्रा के जो यात्री गुजरेंगे। फ्लाईओवर का निर्माण कार्य समय से पूरा करने को लेकर कमिश्नर गढ़वाल, GM, SDM और उनके अलावा तमाम स्तरों पर निरीक्षण किए गए। चारधाम यात्रा से पहले फ्लाईओवर का काम पूरा कर लिए जाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन इस बार की चारधाम यात्रा में चंडीघाट फ्लाईओवर का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा।
पे जो एक नया पुल का जो निर्माण चल रहा है उस संबंध में कई बार इस संबंध में निरीक्षण हुए हैं, जिसमें शासन से भी हुए हैं, जिला स्तर से भी हुए हैं, कमिश्नर साहब के भी हुए हैं। इस संबंध में मेरी लगातार संपर्क में रहता हूँ, तो जून और जुलाई तक इसको कंप्लीट करने की बात अभी कही जा रही है, तो उम्मीद हो जाना चाहिए। आज जिम कॉर्बेट की 70वीं पुण्यतिथि है। आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं कि इसी दिन आपको एक ऐसी कीवी बोट दिखाई देती है जिसे कॉर्बेट के धनगढ़ी गेट पर संरक्षित किया गया है, जो एक साहसिक व्यक्ति का पर्यावरण के प्रति प्रेम दिखाता है। देखिए खास रिपोर्ट। एशिया के पहले नेशनल पार्क कॉर्बेट नेशनल पार्क में जिम कॉर्बेट का बहुत बड़ा योगदान रहा। साथ ही न्यूजीलैंड के साहसिक शख्स एडमंड हिलेरी की याद भी यहां से जुड़ी हुई है। माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले फतेह करने वाले हिलेरी ने सागर से आकाश तक एक अभियान शुरू किया था, जिसमें वो गंगा नदी के अंत से गंगा के उद्गम तक जाना चाहते थे। लेकिन नंदप्रयाग के पास उनको अपना ये अभियान नदी के संकरी होने के चलते छोड़ना पड़ा। इस अभियान में 3 बोट काम में ली गई थी, जिनमें एडमंड हिलेरी बोट को वो खुद चला रहे थे। इस बोट को अब कॉर्बेट के धनगढ़ी म्यूजियम के पास संरक्षित किया गया है, जिसे यहां आने वाले पर्यटक देख सके। बेसिकली इस बोट का इस्तेमाल जो किया जाता था पेट्रोलिंग के लिए किया जाता था, ताकि कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट वगैरह के लिए जो यहाँ पे जंगली जानवर हैं या उनको देखभाल के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए इस बोट का इस्तेमाल किया जाता था। और ये बोट देख के बड़ी खुशी हुई, क्योंकि ये जो सर एडमंड हिलेरी थे जिन्होंने एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई की थी पहली बार, ये उनकी बोट है। और इस बोट का नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, कीवी है इसका नाम। इसने काफी वर्ष तक जो है यहाँ पर नदी में जो रामगंगा जलाशय है गश्त के रूप में उपयोग होती रही, और बाद में यह बोट जो है संरक्षित स्मारक के रूप में जो है धनगढ़ी म्यूजियम पर रखी गई है। ये प्रेरणा देती है लोगों को कि भाई किस तरीके से आप जो है पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता जो है साहसिक पर्यटन के माध्यम से पैदा कर सकते हैं। कॉर्बेट प्रशासन का मानना है कि ये एक अमूल्य धरोहर है। ये जेट बोट कभी कॉर्बेट पार्क की सुरक्षा में प्रयोग में लाई गई थी, जिससे वन और वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई थी। ये बोट एडमंड हिलेरी ने 1977 में भारत सरकार को दी थी। सरकार ने 1979 में इसे वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कॉर्बेट को दे दिया, जिसे लोगों की जानकारी के लिए यहाँ संरक्षित किया गया है। जब वो बोट अपने उसका जो यूज था वो खत्म हो गया या अपनी उसने उम्र जो थी उसको पूरा कर ली, तो उसके बाद उस हिस्ट्री के पीस को प्रिजर्व करने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए उस बोट को आज हमारा जो धनगढ़ी म्यूजियम है उसके बाहर रखा गया है, ताकि जो लोग वहां पर आते हैं उनको भी उस बोट के बारे में ऐतिहासिक जानकारी मिल पाए। एक ऐतिहासिक शख्स की ये यादगार बोट अब ऐसे ऐतिहासिक पार्क में धरोहर है जिसका अपना इतिहास और वर्तमान भी स्वर्णिम है। ऐसे में जिम कॉर्बेट की पुण्यतिथि में उनके साथ ही हमें एडमंड हिलेरी की याद यहाँ तक ले आई। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट।